तो आज चर्चा का विषय है केदारनाथ उपचुनाव, क्योंकि घोषणा हो चुकी है 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। 30 तारीख जो है वो रिजल्ट का दिन है। अब तय ये किया जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी तैयार है इस चुनाव के लिए, कितनी पैठ उसकी जनता के बीच में, और जो तमाम दावे तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ राजेश्वर पेनोली जी हैं, भाजपा प्रवक्ता, लाइव जुड़े हुए हैं। गिरिराज किशोर जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं। मीनाक्षी गिल्डियाल जी यूकेडी प्रवक्ता हैं और प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। प्रेम पंचोली जी, वो घड़ी आ गई जब चुनाव कब होंगे ये तय हो चुका है। अब बारी है जनता के बीच में जाना और ये तय करना कि किसकी कितनी पैठ। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखो, कोई भी चुनाव जब होता है, उपचुनाव हो या सामान्य निर्वाचन हो, कोई भी चुनाव हो, छोटा हो बड़ा हो, उस चुनाव में पूर्व के काम को गिना जाता है। माना कि आज से पहले जो कैंडिडेट रहा होगा उस कैंडिडेट ने उस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या काम किया, क्योंकि हमेशा रिजल्ट जो है 5 साल बाद आता है या 3 साल बाद आता है। तो जो रिजल्ट 5 साल पहले जिसने जो काम किया होगा, जो रिजल्ट सामने आएगा, तो जनता को सब पता रहता है कि उस व्यक्ति ने ये काम किया है, उस कैंडिडेट ने काम किया, और उस ये काम का प्रतिफल ये सामने पे दिखाई दे रहा है। एक तो इस बिहार पे चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव जीता जाता है। दूसरा ये है कि जो मौजूदा सरकार है, जो सत्ता में सत्ताधारी पार्टी है, उसका सबसे बड़ा जो पिछड़ने का जो कारण रहता है कि उनकी जितनी भी घोषणाएं रहती है, अगर वो घोषणाओं में से 50% भी जमीन पे नहीं दिखाई देती है, तो ये बड़ा सवाल हो जाता है कि उनको वो बैकफुट पे आ सकते हैं। तो अच्छा ये है कि सत्ताधारी पार्टी कितनी तेजी से अपने काम को गिनाए नहीं, दिखाए लोगों को साक्षात कि ये काम हमने किया, इसका प्रतिफल ये है। और आम तौर पे किसी भी जनप्रतिनिधि का काम, हर जब वो 5 साल बाद अगर वो जनप्रतिनिधि हारता है ना, तो उसके काम को लोग याद करते हैं। ये सामान्य व्यवहार है मतदाताओं का और आम लोगों का कि अरे यार, वो देखो हमने उसको जो है वोट नहीं दिया, हमने उससे गुस्सा किया, देखो फलाना काम उसने ये करके दिखाया है। तो वो इस चुनाव में काउंट करेगा। केदारनाथ विधानसभा में भी यही काउंट करेगा कि पिछले 507 साल में, यानी कि 5 साल पहले की और 2 साल अगर हम इसको भी गिनेंगे, तो 7 साल का जो रिजल्ट है वो किसके पक्ष में जाता है, तो मतदान उधर होगा। रही केदारनाथ विधानसभा में, यदि केदारनाथ धाम को ये प्रपोज करते हैं या उसमें कोई प्रोपोगेंडा बनाते हैं कोई भी पार्टी, तो समीचीन नहीं है। इसलिए समीचीन नहीं कि केदारनाथ धाम का सीक्वेंस अलग है, वो कोई मैसेज नहीं पूरी विधानसभा के अंदर। पूरी विधानसभा के अंदर वो मैसेज है कि आपकी पार्टी ने और आपकी पार्टी के कैंडिडेट ने पिछले 5 और 7 साल में क्या काम किया है जी, वो काउंट करेगा। तो वही पार्टी जो है, मुझे लगता है कि शायद जीतती तो हमेशा एक ही कैंडिडेट जीतता है, और सभी पार्टियों ने जोर लगा रखा हम जीतेंगे, और सत्ताधारी पार्टी ने तो जोर लगाना है। वो सारे साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करेंगे। विरोधी दल भी बिल्कुल तैयार हैं, कमर कस चुके हैं ये लोग। अगर आपसी लड़ाई इनकी कितनी आगे सामने, एक दूसरे पार्टी की आपसी लड़ाई कितने सामने आती है, उसके बाद कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। पेनोली जी, क्या कहेंगे? उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, कितनी तैयार है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 100% तैयार है और पूरी तरह से तैयार है। जमीनी से लेकर के वोट बूथ तक पहुंचने की जो तैयारी होती है, वो सारी तैयारियां करी हुई हैं। चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी की खुद की घोषणा हो कि जब तक कोई चुनाव नहीं होते तब तक मैं ही आपका विधायक हूं। ये बहुत बड़ी घोषणा होती है कि मुख्यमंत्री अपने आप को वहां का विधायक रिप्रेजेंट कर रहा है। एक जो संकेत जाता है वो भी बड़ा पॉजिटिव जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रेम भाव रहा है हमेशा बाबा केदारनाथ के साथ जी, वो भी बहुत पॉजिटिव तरीके से जाता है। और जो डेवलपमेंट के काम हैं वो भी बड़े अच्छी तरीके से किए जा रहे हैं। विरोधी पार्टी तो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रही है। अभी जो कह रहे थे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी का, मैं सुन रहा था कि पार्टी पूरी तरह तैयार है उनकी, और लेकिन उनकी पार्टी पूरी तरह तैयार है। वो हड़क सिंह जी आपस में हरीश रावत जी के साथ तैयार है हरीश लड़ने के लिए, और मनोज रावत जी जो है उनके प्रदेश अध्यक्ष जी से लड़ने के तैयार है कि टिकट किसको मिलेगा। अभी तो उनकी आपस की लड़ाई नहीं समझी। और जहां तक भारतीय जनता की पार्टी है, वो एकजुट है। कैंडिडेट कोई आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें
कार्यकर्ता जो है, जो भी कैंडिडेट पार्टी चुन के खड़ा करती है, जी। उसके पीछे खड़े होते हैं और जमीनी कार्रवाई करते हैं और जमीन पे एक एक आदमी के साथ जुड़ते हैं, एक एक वोटर के साथ जुड़ते हैं, एक एक कार्यकर्ता का जो अपने ऊपर के साथ सहयोग मिलता है और सब एकजुट होके एक दिशा में चलते हैं। ऐसा नहीं कि केदारनाथ की यात्रा निकालने के नाम पे, सद्भावना यात्रा के नाम से आपस में सड़ फुटबॉल करना। गिरिराज भारतीय किशोर जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि जीत के आएगी और जीता हुआ दिखेगी भी। बिल्कुल। गिरिराज किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी तो 100% तैयार है, कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल है, कितनी तैयार आपके लिहाज से कांग्रेस पार्टी है इस चुनाव के लिए? देखिए जी बदरसुनी जी, हम लोग केदारनाथ उपचुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। आज चुनाव आयोग ने उसकी तिथि भी घोषित कर दी है, 20 नवंबर को चुनाव होगा, उपचुनाव। अब जो स्थिति है चुनाव की तरफ बढ़ने की, अभी कैंडिडेट फाइनल होना है। लेकिन दिव्यदर्शनी जी, आज यशस्वी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं पीसीसी, करण महाराज जी, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। टॉप लीडरशिप जो है पूरी एकजुट होके चुनाव में पूरे बल के साथ, पूरे दम के साथ उतरेंगे। और आज जो स्थितियां हैं, आपको बताऊं मैं, आज सिर्फ फुटबॉल की बात अभी कर रहे थे पैन्यूले जी, बड़ा सम्मान मैं उनका करता हूं, राजेश्वर पैन्यूले। सिर्फ फुटबॉल, पहले अपने कुनबे को आप देखें, आप क्या क्या स्थितियां हैं टिकट बंटवारे में, और उसके बाद आप ताक झाक करें आपकी पार्टी जो है किस स्थिति में है, कितना वहां पे इस समय जो आप स्थितियां अंतर कलह की बता रहे हैं, अंतर कलह की वजह से आपने 4 मंत्री नहीं दे पाए, कैबिनेट मंत्री आप इस प्रदेश को। जो 4 रिक्तियां हैं वो सिर्फ फुटबॉल नहीं हो, अगर वाकई मंत्रणा पे मंत्रणा आपकी होती है, उसके बाद भी आप जो वंचित रखते हैं इस जनमानस को कि वाकई 4 कैबिनेट मंत्री आप नहीं दे पाए हैं, जो बार बार इस बात को रखा जा रहा है। इस वजह से रखा जा रहा है कि सिर्फ फुटबॉल साहब, पैन्यूली साहब आपके यहाँ, आपकी पार्टी में। अब आज जो स्थितियां हैं, आज भाजपा कितने भी परपंच कर ले, जो करती है भाजपा, आज सवाल इसलिए बनते हैं भाजपा से दिव्यदर्शनी जी, उसके पीछे मूल में कारण यह होता है कि अगर मुख्यमंत्री जाके, सूबे के मुखिया जाके केदारनाथ में जाते हैं, घोषणाएं करते हैं, तो आप जो है चुनाव से लगभग 6 महीने पूर्व, या अभी जो आपदाग्रस्त जो केदारनाथ का क्षेत्र था, जिसमें वाकई एक बहुत बड़ा फ्लड है, उस क्षेत्र के जनमानस ने सहा, वो जो दंश था, उस बीच में बार बार मीडिया भी ये बातें दिखा रहा था कि आप प्रचार में थे, स्टार प्रचारक के रूप। यहां दंश झेल रही है जनता, जनमानस जो केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र का है, और आप जो है कहीं प्रचार में हैं स्टार प्रचारक के रूप में अपनी पार्टी के। ये स्थितियां आपकी सरकार की हैं, और आप जो है घोषणाएं करते हैं चुनाव से ठीक पहले, तो वो घोषणाएं जो है दिव्यदर्शनी जी, ये निश्चित है वो इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाएंगी। ठीक, ये सिर्फ कागजी घोषणाएं हैं, ये जुमलेबाजों की सरकार है, जो बोला जाता है झूठों की जमात है। आज ये चुनाव में जो उतर रहे हैं दिव्यदर्शनी जी, 5 कैबिनेट मंत्री जिन्होंने कभी, जो 5 पॉकेट में, इन्होंने 5 मंडलों में 5 कैबिनेट मंत्री जो इस समय झोंके में, जो वहां बैठे हुए हैं, इससे पूर्व में आप क्यों नहीं गए भाई वहां की समस्याओं को सुनने के लिए? केवल चुनाव में आप जाएंगे, ठीक है, और चुनाव में जाके आप पूरा एक सोचेंगे कि नहीं साहब, सारी जनता जो है, जनमानस अट्रैक्ट होगा और उसके बाद वोट के रूप में उसकी परिणति करेगा। भाई उस विधानसभा क्षेत्र का जनमानस जो वाकई आपने परेशानी की मुद्रा में लेके उसको खड़ा किया, वहां का पंडा पुरोहित हो, वहां का जो छोटे से छोटा व्यापारी है, जो वाकई आसान्वित होता है यात्रा से, आपने उनको दंश देने का काम किया है। ठीक है, जवाब लेंगे उस पर भी। मीनाक्षी गिल्डियाल जी, यूकेडी की क्या स्थिति है इस वक्त? यूकेडी अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कंपैरिजन, कहां खड़ी पाती है अपने आप को? देखिए, यूकेडी
अभी पूरे तरीके से वहाँ पे लगी हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस बार अपना कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा करें। और कैंडिडेट मतलब जो हमारा डिस्कशन का जो आज टॉपिक है, मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे भी डिस्कशन होना चाहिए कि आखिर कोई वहाँ से विधायक क्यों बनना चाह रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस और भाजपा ने बिल्कुल उनके लिए जीने मरने वाली बात हो रखी है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी ऐसी समाज सेवा वो करना चाह रहे हैं जिसके लिए इतनी हाय तौबा मची हुई है कि हमें तो विधायक बनना ही बनना है। क्योंकि आप अगर हम देखेंगे कि शैला रानी रावत जी जो थी वो पहले कांग्रेस से भी वहां से जीती थी, उसके बाद उन्होंने सिर्फ जीतने के लिए दोबारा इन्होंने भाजपा से इन्होंने लड़ा, फिर वहां से जीती। तो कहीं ना कहीं जो बेसिकली विकास होना चाहिए था, मतलब ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में जो वहां से विधायक लड़ना चाह रहा है वो समाज के लिए कुछ करना चाह रहा है। क्योंकि यदि वो समाज के लिए कुछ करना चाहता तो 7 वर्षों में या पिछले कई वर्षों में हम देख पाते कि वहां के लोग परेशान ना होते। आज की तारीख में आप इनकी संपत्ति देखिए, किसी भी नेता की देखिए, चाहे वो भाजपा का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो कोई भी हो जो सत्ता में है चाहे विपक्ष में बैठे हैं, आप उनकी संपत्ति देखिए। एक राज्य जो कर्ज में डूबा हुआ है, एक राज्य जहां पे एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए कर्जा लिया जाता है, उस वाले राज्य में आप इन विधायकों की सैलरी देखिए, इनका संपत्ति देखिए, जो 100% या 200% नहीं बढ़ी है, 4000% तक इनकी जो संपत्ति है वो बढ़ी है। तो आप सोचिए कि ऐसे राज्य में जो विधायक बन के आ रहे हैं, ये समाज की सेवा कर रहे हैं या खुद की सेवा कर रहे हैं। आज की तारीख में देखिए, क्योंकि ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब विधानसभा के चुनाव लड़े जाते हैं तो कई करोड़ों यहाँ पे खर्च होते हैं। और इनके आय का स्रोत क्या है? इनके आय का स्रोत है जो सरकार से इनका सैलरी मिलता है। दूसरा ये व्यापार दिखाते हैं। तीसरा ये कृषि दिखाते हैं। तो ऐसी कौन सी कृषि इनकी चल रही है जो पूरे राज्य में तो कृषि शून्य है। वहां पे तो आप कृषि लायक जो जमीनें हैं उनको नगर निगम में लाके बेच रहे हैं, लेकिन आपकी ऐसी कौन सी कृषि चल रही है जो आपको कई करोड़ों का फायदा दे के जा रही है? ऐसा कौन सा आपका व्यापार चल रहा है जो कई करोड़ों आपकी संपत्ति बढ़ जा रही है? आप अगर किसी भी व्यक्ति को देखेंगे, यदि वो नौकरी कर रहा है तो आप उससे पूछिए क्या उसके पास व्यापार करने का समय बचता है, या कोई व्यापारी है उससे ये पूछिए क्या उसको राजनीति करने का समय मिलता है। तो यदि आप राजनेता हैं तो आप ये सोचिए कि आप कृषि से भी पैसा कमा रहे हैं, आप व्यापार से भी पैसा कमा रहे हैं, आप विधायक पैसा कमाने के लिए बने हैं या समाज सेवा के लिए बने हैं? लेकिन घिल्डियाल जी, जो आप सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, अपने आप में वो एक वाजिब सवाल हो सकता है, लेकिन जनता इन्हीं को वोट दे रही है जिन पार्टियों की आपने बात की, जिनकी आय ज्यादा बढ़ रही है। अगर 4000 गुना या 400 गुना आपने बोला बढ़ गए, 4000 गुना अगर आप कह रहे हैं, तो फिर भी जनता इनको वोट दे रही है। और आप तो क्षेत्र के मुद्दे उठाते हैं, आप क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपने पूरी जो है वो उत्तराखंड के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है, फिर भी जनता आपको नकार रही है। 2017 के कंपैरिजन में अगर बात की जाए, 2017 में परफॉर्मेंस आपका ठीक था, लेकिन 2022 में नोटा से भी कम वोट, यानी कि लोगों ने नोटा दबाना पसंद किया, यूकेडी को चुनना पसंद नहीं किया। आप लोग अपना अभी भी विश्वास नहीं जगा पाए लोगों पे? नहीं, देखिए, विश्वास लोगों को पूरा है हम लोगों के पे, इनफैक्ट हमारे मुद्दों पे भी लोगों को पूरा विश्वास है। लेकिन आप पिछली बार के विधानसभा चुनाव अगर देखो या लोकसभा चुनाव भी आप देखो, तो आप ये देखिए मुद्दों पे चुनाव कहाँ हो रहा है। चुनाव तो कुछ अलग ही चीजों पे हो रहा है ना। हमें अपने राज्य को से पहले हमें राष्ट्र को बचाना है, हम ये बात कर रहे हैं ना। लेकिन हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि जब हमारा राज्य बचेगा तभी तो राष्ट्र बचेगा। जब राज्य के लोग बचेंगे, उनके पास रोजगार होगा, उनके पास स्वास्थ्य होगा, उनके पास शिक्षा होगा, तभी तो राष्ट्र सक्षम होगा, जिसे हम कहते हैं तरक्की करेगा। लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं वो भटक जा रहे हैं। आप आज की तारीख में भी देखेंगे, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, ये सारी चीजें खबरों में है। लेकिन वो जो घोटाला है, जो गणेश जोशी जी का घोटाला है, वो कहीं खबरों में नहीं है। आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी का 500 करोड़ NH-74 में घोटाले में नाम आया है, क्या वो कहीं पे न्यूज में है? तो मुद्दों पे तो राजनीति हो ही नहीं रही है ना, जनता तक तो ये चीजें पहुंच ही नहीं पा रही हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं जनता को भी सोचनी पड़ेंगी और थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा कि सिर्फ समस्याएं झेलने के लिए जनता नहीं है। अगर आप राजनेता या अपना प्रतिनिधित्व चुन रहे हैं तो इन समस्याओं के समाधान के लिए चुन रहे हैं। आज वहां जाके घोषणाएं कर दी जाती हैं, लेकिन हमें पता है कि घोषणाएं जमीन पे कितनी पहुंचती है। दरअसल इनकी जो संपत्तियां बढ़ रही हैं वो इन्हीं घोषणाओं के पैसों से तो बढ़ रही हैं।
तो ये चीजें हैं, इनको समझना पड़ेगा। ठीक है पेनुली जी, यहाँ पर कहा जा रहा है, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी 100% तैयार है, आप लोग हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की है उस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर अभी आपको क्यों याद आए जब दिवंगत शैला रानी रावत वहां पर कार्यरत थी, तब उस वक्त क्यों नहीं ये घोषणाएं की गई, या उस वक्त क्यों नहीं इस तरीके का महाआयोजन किया गया जिसमें लोगों को सौगात दी गई है, ये चुनाव से ठीक पहले क्यों? अगर कांग्रेस पे आरोप है तो आप लोगों पे भी यही आरोप है। देखिए दिव्या जी, जो इस टाइप की जो बात करी जाती है लगातार, घोषणाएं की बात नहीं होती है, बात होती है विकास की, बात होती है डेवलपमेंट करने की। आप कोई न कोई किसी न किसी टाइम कुछ न कुछ घोषणाएं करेंगे, जो और घोषणाएं होती है उनको हाईलाइटेड नहीं रहती है, इसलिए उसको पता नहीं चलता। अभी हमारे जो यूकेटी के प्रवक्ता जी घिल्डियाल जी बड़ी अच्छी सी बात करी थी। उन्होंने कहा कि जी बेसिकली उन्होंने सारा मुद्दा घुमा फिरा के कहा कि जो पॉलिटिक्स में, राजनीति में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है वो भी पूरी कोशिश कर रही है कि हम जीरो टॉलरेंस हो भ्रष्टाचार को, कोई भी हमारे यहाँ न तो मान्यता मिले न कोई स्थान मिले और किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाए। लेकिन सिर्फ इल्जाम लगा देने से कोई भ्रष्टाचारी नहीं हो जाता, और पॉलिटिक्स में इल्जाम लगा देना बड़ा आसान सा काम है, और खास करके सत्ता के ऊपर इल्जाम लगा देना। तो वो उन चीजों की बात जो करते हैं कि हम ये भ्रष्टाचारी हैं, और सिर्फ इल्जाम लगाने से उस चीज को आप प्रूव न तो आप कोई एविडेंस में लाते हैं, और दूसरा जनता का किसके ऊपर विश्वास है, किसकी घोषणाओं पर विश्वास है, तो जनता का विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी हुई है गणेश जोशी जी पे। आप जो कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, हमारे साथ विजनरी जो मुख्यमंत्री है उनका एक एम है, एक उद्देश्य है, लेकिन उद्देश्य कहां चला जाता है, वो एम कहां चला जाता है उनका? जीरो टॉलरेंस की जो बात करने वाले धाकड़ धामी हैं। अरे पेनुली साहब, ये सख्त टिप्पणी कोर्ट की तरफ से, माननीय हाई कोर्ट की तरफ से, ये गणेश जोशी जी पे आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस बनता है। आप विजिलेंस की जांच बिठाएं, वहां पे कैसे आप क्या क्या स्थितियां आपने बना रखी है पेनुली जी? जवाब दीजिए। आप स्वयं सोचिए, अभी आप बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश दे रहे हैं, क्या प्रदेश दे रहे हैं भ्रष्टाचार? गिरिराज जी, जो आप जो बात कर रहे हैं, किसी कोर्ट की कोई न सख्त टिप्पणी है, न कोई एक लॉ प्रोसीजर फॉलो करने के लिए, एक कंसेंट लेने के लिए एक जो तरीका है उसके लिए फॉरवर्ड हुआ, न उसमें कोई सख्त टिप्पणी है। जांच से पहले सुन लो, आप सुन लो, जांच से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गणेश जोशी जी आउट करते हैं और कहते हैं साहब नहीं, मैं पाक साफ हूं, मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या कर सकता है? जिसमें इल्जाम लगाओगे, देखिए आप गिरिराज जी कोई मेरे पर इल्जाम लगाएगा तो मैं अपना कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी है, विजिलेंस के जज को आप ट्रांसफर कर देते हैं मनीष मिश्रा, बताइए तरफ से। देखिए वो एक इनिशिएटिव जानकारी है, अगर मनीष मिश्रा विजिलेंस के जो जज हैं, अगर वो कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, लेकिन पेनुली जी ठीक है, इसको सिंप्लीफाई ये कर देते हैं कि अगर विजिलेंस ने मांग की थी कि आप इजाजत दीजिए कि हम जांच करना चाहते हैं और 8 अक्टूबर तक उसे करना था। आपको पूरा क्रम बता देता हूँ। पूरा क्रम क्या है कि एक नेगी जी हैं, विकास नेगी जी, उन्होंने कोर्ट में गए, 156(3) में उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि इस पे क्या कहते हैं एफआईआर होनी चाहिए। कोर्ट ने बोला कि अगर आपको लगता है कि इसमें बनता है तो एफआईआर कर दीजिए। एफआईआर करने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में गए। उस प्रोसेस में ये है कि जो गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर होगा उसको पहले उसकी परमिशन जब होगी तभी उस पे एफआईआर हो सकती है। तो वो प्रोसेस जब करा जाएगा, उस प्रोसेस में जो आपको कहीं लगेगा प्राइमा फेसी, ठीक है, चलिए आज इस प्रोसेस पे, ठीक है, आज इस प्रोसेस पे चर्चा नहीं हो रही, इसलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिस लिहाज से आपने कहा पेनुली जी, जिस लिहाज से आपने कहा कि यहाँ पर बहुत आसान होता है सत्ता में जो पार्टी है उस पर आरोप लगाना, लेकिन इतना भी आसान काम नहीं है। जब आप सत्ता में होते हैं बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। जो आरोप आप कांग्रेस के समय पर लगाते हैं, जो कांग्रेस जब सरकार में थी तब उसने ये नहीं किया, तो यानी कि वो चीज आप लोगों पे लागू होती है। आप लोग समझते हैं कि क्या कठिनाइयां सत्ता में रहते हुए होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखिए, जब आप सत्ता में होते हैं तो आपको सत्ता की कठिनाइयां, सत्ता के प्रोसीजर, तो आपको सत्ता की सब चीजें समझ में आती हैं, और उसमें डिले भी होता है। आप जब बाहर रहते हैं, जैसे मैं आपके स्टूडियो से जब तक बाहर हूं तब तक हो सकता है मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप कैसे ब्रॉडकास्ट करने में क्या क्या दिक्कतें आती है, प्रैक्टिकली क्या क्या दिक्कतें। हमें तो लगता है कि आप 8 बजे कनेक्ट क्यों नहीं हुए,
बिना सोचे समझे हम सोच लेते हैं कि 8 बजे कनेक्ट हो जाने कि सारी जगह तो लोग कनेक्ट हो जाते हैं, तो बाद में समझ में आता है कि भाई कनेक्टिविटी नहीं होगी, नेट नहीं रहेगा, बिजली नहीं रहेगा, पावर बैकअप नहीं रहेगा, एंकर के कोई इश्यूज रहेंगे, तो रहते हैं ना ऐसे। तो जब आप जाओगे तो आपको नीटी गिटी समझ में आती है। और जहां तक घोषणाओं की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जो पहले हमारे थे हरीश रावत जी ने इलेक्शन से पहले 600 से 700 से घोषणा कर दी, तो उन्होंने कई जगह की अपने घोषणा के जो शिला पत्र थे वो भी लगा के रख दिए थे। तो बात उनकी नहीं है, तो वो ये अगर वो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता वो अपना पुराना जो है परिचय दे रहे हैं कि हम ऐसा करते थे। तो वो मानते हैं कि जब हम ऐसा करते थे तो दूसरा भी ऐसा ही कर रहा होगा, जबकि मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं कि हम वैसा नहीं करते। हम जो घोषणाएं करते हैं उसमें डिले हो सकता है, देर हो सकती है, टाइम लग सकता है, प्रोसीजर डिले हो सकता है, लेकिन हम उसको कंप्लीट करके मानते हैं, अनलेस जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही ना हो। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, यहाँ शायद हमने इतने लंबे वक्त के बाद पहली बार सुना है कि जब कोई पार्टी प्रवक्ता खासतौर पर सत्ता पक्ष के ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि जब आप सत्ता में हैं तो डिफिकल्टी आती है और विपक्ष में रहकर सवाल उठाना बहुत आसान है, जब आप सत्ता में बैठते हैं तो उसके मायने बदल जाते हैं। इस पूरे बयान को किस तरीके से देखते हैं, इस सिनेरियो की तरफ? अरे मुझे हंसी आती कि मुझे एक याद आता है कि लखनऊ विधानसभा के अंदर जब तत्काल के जो मिनिस्टर थे गुलाब सिंह जी, जब उन पे एलिगेशन लगा तो उन्होंने सदन के अंदर इस्तीफा दिया और कहा कि जब मैं इसमें मेरी जांच पूरी हो जाएगी मैं जांच को समर्थन करूंगा और तब जाकर के मैं वापस आऊंगा। ये एक अनुशासन होता है किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति का। यहाँ तो जब ये सारे एलिगेशन लग गए हैं, एविडेंस आ गए हैं, विजिलेंस रिक्वेस्ट कर रहे सदन से या मुख्यमंत्री से, सरकार से कि आप हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक मामला है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी अपने को बचाना चाहती है, जो कांग्रेस विरोध कर रही है, तो उनको तो दे देना चाहिए। जब उनका मंत्री इतना पाक साफ है तो दे देना चाहिए। उसमें क्या डिफिकल्टी आती है? कौन सी दिक्कत आ रही है? एक स्वीकृति तो देनी है और पूरा अनुशासन के रूप, अगर अनुशासित व्यक्ति है तो उनको तो खुद ही पहले इस्तीफा दे देना चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए। तो ये जो मुद्दे हैं, यही मुद्दे चुनाव में काम करते हैं। ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। ये मुद्दे बहुत काम करते हैं कि माना कांग्रेस ने कोई विरोध किया है तो भारतीय जनता पार्टी को उसका स्पष्टीकरण ऐसा देना चाहिए कि लोगों को विश्वास आ जाए। और यदि भारतीय जनता पार्टी में कोई संकट पैदा है तो कांग्रेस के लोग उसको समझा ना पाए पब्लिक को, तभी तो एक दूसरे की बात का बैलेंस बनेगा ना। जनता तो देख रहे हैं ना, जनता तो सुनती है, जनता कहाँ बोलती है, कहाँ बोलती जनता। तो हमें तो पूरे देश के अंदर जब जितने चुनाव है आज तक, आजाद भारत के अंदर कई बार कई मिनिस्टर ने, मुख्यमंत्री तक ने इस्तीफा दिया है। इस देश का इतिहास बताता है कि अगर इलिगेशन लगा है तो पब्लिक के लिए, पब्लिक डोमेन में आकर के इस्तीफा दिया है कि जब मैं पाक साफ रहूंगा तब मैं वापस आऊंगा जनता के बीच में। और चुनाव हुए उसके बाद जीत करके आए। लेकिन प्रेम पंचोली जी, आपने राजेश्वर पैनोली जी को ये जानकारी न हो, लेकिन अरे राजेश्वर पैनोली को सारी जानकारी है। अरे आप जो बता रहे हैं एलाइगेशन का एक स्टैंडर्ड होता है, वो किस एलाइगेशन पे कितना स्टैंडर्ड पे कितना एविडेंस के साथ अच्छा आप जिस एलाइगेशन की देखिए, आप जिस एलाइगेशन की बात कर रहे हैं ना, इस एलाइगेशन पे तो हर समय कोई भी सरकार सत्ता में देख भी रहेगी, हर दिन आप एलाइगेशन लगाते हो, क्योंकि वो दो बैक्ड बाय एविडेंस नहीं होता, ना बैक्ड बाय किसी फैक्ट होता है, वो सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ एलाइगेशन होता है। आप गुलाब सिंह की भी बात कर लीजिए, आप चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी की बात कर लीजिए, आप माधवराव सिंधिया जी की बात कर लीजिए, आप अडवाणी जी की बात कर लीजिए, आप किसी की भी बात कर लीजिए, उसका एक कॉग्निजेंस होता है। जब वो कॉग्निजेंस का लेवल आता है तब की बात होती है। तो यही शायद हम इस मुद्दे पर हर डिबेट में कहते हैं कि तब की राजनीति और अब की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क हो गया है कि पहले लोग अपने आप को पाक साफ जताने में ज्यादा बिलीव करते थे। आप पाक साहब की बात नहीं है, आप जो एलाइगेशन लगा रहे हैं उसका क्या कोई सिंपल सा बेसिस भी है? और सर एक सिंपल फैक्ट है राजेश्वर जी, एक फैक्ट है, अगर कोई एलिगेशन, सर पैनोली जी, अगर कोई एलिगेशन किसी पे लगा होता है और उस बेसिस पे कोई इस्तीफा मांगता है वो अलग बात है। एलिगेशन लगाया जा रहा है, अगर विजिलेंस पैनोली जी, अगर विजिलेंस रिक्वेस्ट कर रही है, इससे क्या मतलब? कोई विजिलेंस रिक्वेस्ट नहीं करी है, कोई विजिलेंस रिक्वेस्ट नहीं करी। आप वही आपको मैं बता रहा था सर, 8 अक्टूबर तक
सर कैसी बात कर रही है? कोई और विशेष नहीं मीडिया है। प्लेटफॉर्म है। देखो। कोर्ट ने बोला कि आप इस पे कंसेंट देना चाहते पेनुली हैं जी, कि नहीं पेनुली देना जी, चाहते। कैबिनेट का तुरंत इंतजार ये किया क्या? जा रहा है सर, दिव्या कैबिनेट जी, मीटिंग का दिव्या इंतजार जी, किया जा रहा दिव्या जी, है। आप प्रोसेस समझ लेने की कोशिश करिए। पेनुली जी, क्या अच्छा चलिए, आप process है? Law मानते का हैं कि process नहीं समझिए। मानते हैं कि हम ये चीजें पब्लिक डोमेन में है, ये मीडिया डोमेन में है, पब्लिक डोमेन कि में विजिलेंस गलत मांग तरीके कर से रही है उसको गलत कि तरीके हम से रखा जांच जा रहा करना है चाहते और हैं, लगातार एक झूठ को 100 बार बोलने की कोशिश की जा रही है। देखो, बिना पेनुली उसके जी, यानी कि fact चेक विजिलेंस की को वजह कोई से। भी झूठा इसलिए करार मुझे- दिया जा सकता है। मुझे आपने ये बात मानी नहीं, है विजिलेंस अभी? नहीं आई। अभी विजिलेंस तो कहीं पिक्चर में नहीं आई है। तो अरे सर, अभी विजिलेंस कहां से आ गई यानी पिक्चर में? कि पेनुली जी, आप ये बात क्लियर क्या कर रहे माहौल हैं है ऑन बोलो स्क्रीन कि विजिलेंस का नाम किसी भी केस में उछाला जा सकता है बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी फिगर्स के, और इस केस में विजिलेंस आप तो कह कभी रहे आई हैं नहीं है विजिलेंस पिक्चर में अभी नहीं तो आप है। विजिलेंस कोर्ट की बात देखिए, आप विजिलेंस कोर्ट और विजिलेंस को एक ही बात में समझिए, दोनों चीजें अलग अलग हैं। अच्छा, इतना ज्ञान अब मत विजिलेंस बांटिए, कोर्ट की बात पेनुली जी। अच्छा चलिए चलिए चलिए, अब चुनाव पे पेनुली जी, दोनों चीजें चलिए, अलग वो अलग किसी आपकी और आहत वक्त नहीं होनी करेंगे, थी। वो कभी और करेंगे कि हम लोग विजिलेंस को डिफरेंस परमिट समझने करने की में, कोशिश करेंगे। ठीक है विजिलेंस सर, करिए ना। ठीक है, आप और ठीक है, पूरी ठीक है, जानकारी के इसको साथ थोड़ा फैक्ट के सिंप्लीफाई साथ बाद में कर मैं एक लेंगे। एग्जांपल देता हूँ। पेनुली जी, इतना ज्ञान मत बांटिए, इतना कॉन्स्टिट्यूशनली ज्ञान मत बांटिए। हम भी पढ़े लिखे हैं, आपको पता नहीं कि आप शायद पहले बार हमें देख रहे होंगे। हम तो आपको बहुत, मैं लेखवार गांव से जानता हूं कि आप कैसे हैं, कैसे चुनाव लड़ते हैं। हम आपको अच्छे ढंग से जानते हैं, पत्रकारिता करते हैं। धन्यवाद आपसे मिले आपका ने, बहुत-बहुत। सुनो, आपसे मिले ने आपका अलग बात है। धन्यवाद सुनो, बात सुनो, जो जितने सेब के पेड़ अलग अलग खेतों में फेंके गए, क्या पेनुली जी ने फेंके या धामी जी ने फेंके या गणेश जोशी ने फेंके? उसकी फोटो वीडियो सब मेरे पास है। आप देखो, आप दिल्ली रहते हैं, आपको ये सब नॉलेज नहीं, इसलिए आप सच बोल रहे हैं वहां से। और आप गाड़ी में बैठे, गाड़ी में से बैठ करके और सच बोला जाता है। ठीक है, अच्छा ये है कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि जब पब्लिक डोमेन में बात आ गई, बिजनेस की बाय रिटर्न है, उसको आप स्वीकार नहीं करते, तो आप क्या प्रवक्ता हैं, या मैं समझ में नहीं आई बात आपसे। ठीक है प्रेम पंचोली जी, है अब ना? इसको तो इसलिए आप थोड़ा समझ जाइए। डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि अब ये मुद्दा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा इस हाँ, मुद्दे से। बिल्कुल। ठीक है, प्रेम पंचोली जी, आपने अपना वक्तव्य में ये कहा था कि यहाँ पर जो पुराने काम किए गए हैं, जो करंट जो काम हुए हैं, उस पर इस बार वोट दिया जाना है। लेकिन क्या यहाँ पर सहानुभूति फैक्टर नहीं होगा, सिंपैथी फैक्टर नहीं होगा? क्योंकि अमूमन हमने देखा है, जब भी कोई दिवंगत विधायक होता है तो उस सीट पर सहानुभूति वोट ज्यादा पड़ते हैं। तो जरूरी इस है, केस बिल्कुल। में क्या ये हो सकता है? ये उत्तराखंड के जो मूल निवासी लोग हैं ना, उनके जिन्स में है कि उनकी जो आत्मा है ना, वो बहुत दयावान है। और जिस दिन से पूर्व विधायक जब एक्सपायर हुई, बेचारे हमारे जो दीदी एक्सपायर हुई है, उसके 13वीं के बाद जो है ऐश्वर्या जो है फील्ड में है। और वो उसकी तैयारी है तब से कि अगर चुनाव होते हैं तो मैं भी चुनाव में, और बिल्कुल वो कोई किसी मीडिया में नहीं आ रही, वो बिल्कुल घर घर जा रहे, लोगों से मिल रही है। तो सहानुभूति दो तरह से, एक तो सहानुभूति ये है कि लोगों की नजर है कि कोई उनके तरफ से, उस परिवार की तरफ से कोई कैंडिडेट है। दूसरा ये है कि वो जो सहानुभूति है वो जो मिल रहे लोगों से। और हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि साल भर तक लोग जो सांत्वना देने आते हैं और वो घर जा रहे हैं मिलने के लिए। तो दो तरह के फैक्टर ऐश्वर्या के साथ काम कर रहे हैं। तीसरा फैक्टर मैं आपको बताऊं कि कुलदीप रावत, जो जिसने निर्दलीय में इतना बड़ा वोट लिया है, वो भी वहां चुनाव मैदान में भाजपा में इसीलिए गया कि उसको चुनाव लड़ना है और चुनाव हारना या जीतना है। उसी तरह से इधर हम जब कांग्रेस में नाम गिनते हैं तो हरक सिंह रावत और मनोज रावत पूर्व विधायक हैं। और हरक सिंह रावत जो है तरह तरह की जो राजनीतिक प्रोपोगेंडा होता है, शायद उनसे ज्यादा कोई जानता हो, वो भी पूरी अपनी तैयारी में है। उसके बाद आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को, जिसने केदारनाथ की जिनके ऊपर बताया जाता है कि ऐसा लगता है कि कर्नल कोठियाल ने अपने घर से पैसा ले गया हो, केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया होगा। खैर, सरकारी पैसे से पुनर्निर्माण किया और अच्छा निर्माण किया है, ये बड़ी बात है कि जो पैसा मिला उसको सदुपयोग किया गया है। तो मैंने पहले कहा कि केदारनाथ धाम और केदारनाथ विधानसभा का चुनाव बहुत अलग अलग है। और ये चुनाव जब होगा, इसमें दो तीन तरह की चीजें सामने आएगी। एक तो अनुशासन, पार्टी का अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, इस चुनाव में सहानुभूति दूसरे नंबर पे दिखाई जाएगी, क्योंकि वो 2 बार के विधायक रहे हैं और पहले भी वो जिला पंचायत रहे। वो कई बार जनता के नेतृत्व कर चुके हैं वहां पर, शैला रानी रावत। तो ऐसा नहीं कि वो एकदम विधायक रहे और उसके बाद ऐसा नहीं, उन्होंने लंबे समय तक रुद्रप्रयाग में जो है बहुत सारे काम किए हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं। तो सहानुभूति बड़े काम करेगी। तीसरा फैक्टर यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, यदि अनुशासित नहीं रही पार्टियां
तो इसके परिणाम बिल्कुल बहुत ही अलग परिणाम सामने आएंगे। और जो आपसी गुटबाजी अभी से दिखाई दे रही है ना, वो गुटबाजी भी बहुत महत्वपूर्ण है। जनता तो देख रही है ना, जनता तो ऐसा तो कर ये नहीं है कि इस तरह से होगी। लेकिन आप जब पिछले 5 बार का चुनाव देखेंगे तो पिछले 5 बार के चुनाव में पार्टी दूसरे नंबर पे और पहले नंबर पे कैंडिडेट, जो भी चुनाव जीता वो कैंडिडेट अपने बलबूते पे जीता। 75% वोट उसने अपने बलबूते पे लिया। पिछले 5 बार के चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, केदारनाथ विधानसभा की। और 25% वोट उसको पार्टी के नाम पे मिले। वो कोई भी किसी भी पार्टी का कैंडिडेट रहा होगा, इसका रेशो ये दिखाई देता है, जितने भी वोट उसको मिले होंगे। तो आप समझ जाइए कि 2-3 फैक्टर हैं केदारनाथ विधानसभा में। सहानुभूति है, अनुशासित नहीं है, पार्टियां आपस में झगड़ेगी, गुटबाजी होगी, तो वो जो एक दूसरे के विरोध में होंगे उसका रिजल्ट बहुत डिफरेंट होगा। और जो ये दो लोग हैं, 3 लोग हैं कैंडिडेट, कर्नल अजय कोठियाल, कुलदीप रावत और हरक सिंह रावत, ये तीनों लोग केदारनाथ विधानसभा के चुनाव को बहुत प्रभावित करने वाले हैं। तीनों लोग। आशा नौटियाल का भी नाम सामने आ रहा है। आशा नौटियाल का नाम है, लेकिन ये तीनों लोग बहुत प्रभावित करने वाले हैं। ये जीते हैं हारे हैं अलग मैटर है, लेकिन ये तीनों लोग बहुत प्रभावित करने वाले हैं। और इसका जो रिजल्ट आएगा बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा इस दौरान। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आपने अभी देखा नहीं, 1 घंटे पहले घोषणाएं हुई, 1 घंटे पहले शिलापट के पर्दे खुले और 1 घंटे के बाद आचार संहिता लग गई। 1 घंटे के बाद। तो सत्ताधारी पार्टी तो ऐसा करती है, ये इतिहास इस देश का, कि उसी समय वहां स्टेज के ऊपर घोषणा हो रही प्रधानमंत्री तक और 1 घंटे के बाद आचार संहिता लग गई। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो घोषणाएं हुई हैं वो जमीनी रूप पे दिखाई दे रही है वहां की, नहीं दिखाई दे रही है, ये तो वहां की जनता बता पाएगी ना। ठीक। मीनाक्षी गिल्डियाल जी, अब जरा उस पे आ जाते हैं कि कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से संभावित कैंडिडेट्स की एक लिस्ट तो है, लेकिन नाम बाद में फाइनल होंगे। आप लोगों की तरफ से कैंडिडेट्स घोषित करने के लिए क्या पैमाने हैं, क्राइटेरिया क्या है कि इन 2 दिग्गजों के सामने यूकेडी अपना प्रभाव कैसे बनाएगी? हमारे जो लगातार वहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं कार्यकर्ता और जो वहाँ पे एक्टिव हैं, हम उन्हीं लोगों में से किसी को टिकट देने वाले हैं जो जनता के बीच में रहे हैं, जो जनता का चेहरा है, मतलब जनता के लिए चेहरा है, जनता के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, उन्हीं में से किसी को टिकट दिया जाएगा। और दूसरी चीज, एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहती हूँ कि आपने भी सुना होगा कि अगर सत्ता की रोटी को पलटा ना जाए तो वो जल जाती है। और हमारे उत्तराखंड के केदारनाथ की अगर बात करें तो दोनों तरफ की रोटी जो है वो जल चुकी है। अब मुझे लगता है चूल्हे पे नई रोटी चढ़ाने का समय आ गया है। अगर केदारनाथ की भी बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दा हो जाता है वो भू कानून और मूल निवास 1950 हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि जब से ये पर्यटन क्षेत्र बना है केदारनाथ, वहां के जो मूल निवासी हैं उन्हें जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ उनको नहीं मिल रहा है। उसका कारण ही यही है कि मूल निवास 1950 हटा दिया गया है और भू कानून जो 2018 में हटा दिया गया, उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान वहां के लोगों को हो रहा है, क्योंकि वहां पहाड़ के पहाड़ बिक चुके हैं। यही कारण है कि 24 अक्टूबर को हम लोग भू कानून और मूल निवास को लेकर एक रैली निकाल रहे हैं। ये रैली जनता को जागरूक करने के लिए है कि अपने अधिकारों के लिए आपको भू कानून और मूल निवास 1950 की कितनी आवश्यकता है, ये समझना पड़ेगा। अगर हम आज रो रहे हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, हम रो रहे हैं कि हमारी जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, खराब हो गई है, तो इसका बहुत बड़ा कारण एक ये है कि हम आज हमारी पहचान ही खो चुकी है। हम मूल निवास 1950 खो चुके हैं और इसी कारण से हम लोगों को जो बेनिफिट्स इस राज्य के अंदर मिलने चाहिए और जो पर्यटन क्षेत्र इसको इतना बनाया गया है, उसका लाभ जो हमें उधर की जनता को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत जरूरी है कि भू कानून और मूल निवास को समझें और उसके आधार पर वोट करें। बिल्कुल। गिरिराज किशोर जी, कांग्रेस पे आते हैं कैंडिडेट के मामले में, तो कुछ संभावित नाम आप लोगों की तरफ से भी है, लेकिन हरक सिंह रावत जी ने अभी स्टेटमेंट आज हाल फिलहाल में दिया है कि अगर उनकी व्यक्तिगत माने तो वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उन्होंने 2012 का एग्जाम्पल दिया कि उस वक्त मैं मंत्री पद नहीं लेना चाहता था, लेकिन मेरे जो समर्थक थे उन्होंने दबाव बनाया तो मुझे लेना पड़ा। तो क्या इस बार ये माना जाए कि वो लड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन उनके समर्थक अगर दबाव बनाएंगे तो हरक सिंह रावत मैदान में होंगे? देखिए जी बेदरसुनी जी, अगर हाईकमान चाहेगा, सेंट्रल लीडरशिप चाहेगी, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट जो हैं करण महाराज जी, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो निश्चित रूप से अगर एक नेता को जो वाकई टॉप लीडरशिप में एक है कांग्रेस की, अगर निर्देशित किया जाता है, बोला जाता है, तो बिल्कुल चुनाव लड़ा जाएगा, लड़ेंगे वो, ऐसा नहीं है।
अब उनका अपना कथन है, अपना स्टेटमेंट उन्होंने रख दिया, लेकिन वो फाइनल स्टेटमेंट उसको नहीं बोला जा सकता। अगर पार्टी हाईकमान अगर चाहेगी, अगर वाकई जो है सिंसियरली अगर वो सारी चीजें उसमें गंभीरता दिखती है कि भाई नई कैंडिडेट डॉक्टर साहब को भी पैनल में है, और वो सारा इनिशिएटिव जो है वो कैंडिडेट पे जो है हमारा हाईकमान उसमें निर्णय करेगा। लेकिन आज दिव्यदर्शनी जी, जो उपचुनाव जो है कांग्रेस के पक्ष में जाने वाला है, निश्चित रूप से विजयश्री जो कांग्रेस को मिलने वाली है केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में, उसके पीछे रीजन जो मूल में है, आज झूठ और छल और छद्म जो है, तीन चीजों का वाकई समावेश भाजपा है। आज तक इन्होंने जो है वाकई जो परोसा है प्रदेश की जो जनता को, जनमानस को, 7 वर्षों के कार्यकाल में 2-3 इनकी जो उपलब्धियां रही हैं, वाकई इस चीज को हम बार बार डिबेट में डिस्कस भी करते हैं कि 9 पर्वतीय राज्यों में सारी चीजें विजिबल हैं। आप पहले पायदान पे महिला अपराध के क्षेत्र में इसको लेके आ गए हैं, आपके लोग इसमें शामिल रहे बलात्कार में, जितने भी बलात्कार हुए हैं बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, उसमें आपके लोग इसमें शामिल रहे हैं। सोना चोरी पे आज वाकई उस पर क्यों डिस्कस ना हो? अगर कांग्रेस पार्टी ने वाकई प्रतिष्ठा यात्रा, जो प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा करण महाराज जी के नेतृत्व में अगर वो यात्रा चली हरिद्वार से और अपने गंतव्य तक पहुंची, तो उसके पीछे मूल में कारण क्या था? कारण ये था कि एक 4 शंकराचार्यों में से एक अभी मुक्तेश्वरानंद जी अगर कुछ बोल रहे हैं, जो ईश्वरीय अंश है वाकई, वो अगर अपनी बात को रख रहे हैं कि 228 किलो सोना जो चोरी हुआ है गर्भगृह से, उसकी जांच क्यों नहीं बिठा रहे हैं? आप लोग जांच कराएं ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी से पूरी, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, जांच हो, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सुनिएगा, ये मूल में सारी चीजें हैं। अब जितनी भी परपंच है, देखो बद्रीनाथ जी का जो चुनाव था दिव्यदर्शनी जी, उपचुनाव, पूरा तंत्र इनका, शराब तंत्र इनका, पूरा पैसे का जो तंत्र होता है, पूरा अमला जो आपका पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो सारा इनके साथ लगा हुआ था। उसके बाद भी ये लोग हार गए, क्योंकि स्थितियां ये थी कि वहां का जनमानस जो इतना त्रस्त था, वाकई इतनी परेशानी कि अपनी मुद्रा में वो आ गया था, और उसने देखा कि राजेंद्र भंडारी जिस हिसाब से गए पार्टी को, लेकिन बीजेपी तो हमेशा आरोप आप लोगों पे लगाती है, जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं अभी बद्रीनाथ में, कि सब पूरा तंत्र इनके पास था फिर भी हार गए। लेकिन वहां पर अगर आपकी हार होती तो यही तंत्र इनको जीत भी दिला रहे होते। आप सुन लीजिएगा दिव्यदर्शनी जी, वोट के रूप में प्रतिशोध होता है, वही इनको मिलने जा रहा है केदारनाथ जी में। देखिएगा, ये चुनाव भी एक मिथक होगा कि आज ये शासित हैं, और ये चुनाव वाकई अगर बोला जाता है, अगर बात बार बार ये बात रखी जाती है, तो आज जो स्थितियां विकास शून्य की स्थिति में आप प्रदेश को लेके आ गए। लेकिन आज ऐसी गिरिराज स्थितियां किशोर जी, 7 मेरे एक वर्षों में सवाल का जवाब दे दीजिए कि अभी प्रेम पंचोली जी ने एक बात कही है, जो 3 फैक्टर्स उन्होंने गिनाए, उसमें एक अनुशासन भी था। डॉक्टर हरक सिंह रावत को अगर टिकट मिलता है, हम जानते हैं कि सीनियर लीडरशिप के बीच में कितनी आपस में बनती है और कितना मनमुटाव है। ऐसे में अगर डॉक्टर हरक सिंह रावत उतरते हैं, तो क्या आपकी पूरी पार्टी एकजुट होकर उनके लिए वोट करेगी? बिल्कुल एकजुट दिखेगी आपको। आप देखिएगा, सारी जो टॉप लीडरशिप है हमारी, जिसको कि वाकई भाजपा एक भ्रमित करती है जनमानस को, और कहती है कि नहीं साहब, अरे सिर्फ फुटावल आपके यहाँ है 4 मंत्रियों की जो मैंने बात की, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। वाकई आज 12 मंत्री होने चाहिए, 8 से आप काम चला रहे हैं। सुनिएगा, एक बात और मैं रखना चाहूंगा, पहले अपने कुनबे को आप लोग देखें, भाजपा पहले अपने कुनबे को देखे। हम लोगों क्या कोई सिर्फ फुटावल नहीं है। अगर हाईकमान फाइनल करती है इन 4 और 5 में से जो पैनल में इस समय नाम चल रहे हैं, तो सब लोग एकजुट होकर पूरी लीडरशिप, सारी लीडरशिप, हमारी टॉप लीडरशिप लगेगी पूरे दम के साथ, पूरे बल के साथ। एक बात और दिव्यदर्शनी रखना चाहूंगा कि एक बात का हमें अंदेशा हमेशा होता है, भाजपा के पास एक ब्रह्मास्त्र है। सुनिएगा, जो चुनाव में लास्ट मोमेंट में, क्योंकि वाकई इसको प्रतिष्ठा अगर उन्होंने बना रखा है, जो स्थितियां हैं, एक ब्रह्मास्त्र इनके पास जो कमान से निकलता है, वो सांप्रदायिकता की तरफ वाकई जितना भी जो एक विकृत उसका स्वरूप भाजपा ने देने का काम किया है, इस प्रदेश में भी किया। आपको बताऊं, जितने जहादों की भी बात हो रही थी, आज स्थिति यह बनी हुई है कि वो सांप्रदायिकता की तरफ वाकई ध्रुवीकरण की जो पोलराइज करते हैं ये लोग, पोलराइजेशन की तरफ जो भाजपा बढ़ती है, लास्ट मोमेंट होता है वो, जब ये थक जाते हैं, हार जाते हैं, जब ये देखते हैं सामने हार है, तो ये सांप्रदायिक तनाव की तरफ बढ़ते हैं कि वाकई जनता सांप्रदायिकता की तरफ बढ़े, और ऐसा माहौल एक क्रिएट हो, एक क्रिएशन होती है भाजपा की, एक पूरा ग्रुप इसमें लगा हुआ होता है कि कहां से क्या होना है, कहां से क्या होना है, तो लास्ट मोमेंट में उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जनता, आज जनमानस उत्तराखंड में जो वास कर रही है, वो वाकई समझे इस बात को, बहुत अच्छे से फोकस करे और इसको कंसिडर करे, जो मैं कह रहा हूं कि अगर वाकई ऐसी बात होती है तो एक क्रिएशन भी भाजपा की होगी। ठीक है, कि बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव है। तनुली जी,
यहाँ पर अंदेशा जता रही है कांग्रेस, पहले ईवीएम हैक का होता था, अब सांप्रदायिकता, पोलराइजेशन की बात यहाँ पर की जा रही है। आप लोगों के कैंडिडेट्स की अगर बात की जाए, क्या फैक्टर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है? जिताऊ कैंडिडेट्स, सिंपैथी, या फिर जो आप लोगों ने काम किए उसके बेसिस पे किसी भी कैंडिडेट को उतारेंगे तो आपको पता है जीत जाएंगे? देखिए, दो चीजें जो कांग्रेस जो भी बातें बोल रही है वो इनका दिखला रहा है, इन्हें भी पता चल गया है कि हारने जा रहे हैं। तो कभी कोई ब्रह्मास्त्र के नाम से बोलते, कभी किसी नाम से बोलते, चाहे ईवीएम के नाम से, बाद में ईवीएम के नाम से भी बोलेंगे, तो बोलते रहेंगे। अब रही बात दूसरी बात की, भाजपा जो है संगठन बेस्ड पार्टी है, जो संगठन पूरा लड़ता है, उसमें कैंडिडेट महत्वपूर्ण तो है लेकिन संगठन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और जो भी कैंडिडेट चुना जाता है वो सारे संगठन की राय लेकर के पब्लिक की इमेज के हिसाब से उसी को पार्टी उतारती है और उसी के पीछे पूरा संगठन खड़ा होता है। तो भाजपा संगठन बेस्ड पार्टी है, चाहे भाजपा के मंत्री हैं वो संगठन के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो। एक गिरिराज जी शायद बार बार कह रहे हैं कि पोस्ट, जैसे ऐसा लगता है जैसे मंत्रालय में पोस्ट खाली हो रखी है। अरे वो मैक्सिमम लिमिट है, आपका काम अगर 5 की जगह आप 4 में काम चला रहे हैं और 4 में काम का इफेक्टिव 12 मंत्रालय, अगर एक मंत्री, सुनिए, 12 मंत्रालय लिए हुए अगर कैबिनेट मंत्री होगा क्या काम करेगा बताइए? अरे आप स्वयं बताओ इस बात को। आप चलिए, आप इस बात को कंसीडर करिए। एक मंत्री 16 विभागों को लिए हुए है वो मिनिमम भी तो पूरे नहीं और हुए कभी हैं। एसी से बाहर नहीं निकल रहा है। क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, ये आप स्वयं सोचिए क्या स्थिति है। लेकिन पेनोली जी, आप अगर बात करें कैबिनेट तो की कोई बात की जाए पोस्ट तो नहीं खाली पड़ी है। मिनिमम भी तो पूरे नहीं है। आप उसको जबरदस्ती उन चीजों को इंगित कर रहे हैं जिसका कोई लेना। और जहां तक एकजुटता की बात है, हमें सबको दिखलाई दे रहा है कि हरियाणा में क्या हुआ। हरियाणा में जो 2 लोग जो मुख्य हैं, जब उनकी पेनोली जी, कमेटी हुई अब आप हरियाणा पे आ गए, सुनिएगा हरियाणा के बारे में। सुन तो लीजिए, नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। समय की कमी में फाइनल पेनोली जी, आपको पेनोली जी सुनना पड़ेगा। ठीक है, पेनोली जी, काउंटिंग सुनो, हरियाणा की बात ले आया। एक मिनट। काउंटिंग के दिन, जिस दिन काउंटिंग होती है हरियाणा में, एकजुटता की अरे बात कर सुनिए, रहे हैं आप। क्या पेनोली जी सुनने की क्षमता रखिए। ठीक है, जिस उत्तराखंड दिन में काउंटिंग आगे होती है, जिस दिन काउंटिंग होती है, सुबह 70 के आंकड़े पे कांग्रेस होती है, 17 के आंकड़े पे भाजपा होती है। एक आउट होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री जी के द्वारा, सैनी साहब के द्वारा, और बोलते हैं कि नहीं साहब, समूची व्यवस्थाएं, जब पत्रकार पूछते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले कि आप लोगों की स्थिति, वो तो 70 पे पहुंच गया, आप 17 पे, तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं नहीं, आप चिंता ना करें, आप परेशान ना हो, हम लोग पूरी व्यवस्थाओं को लिए हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं हमारे पास है। क्या व्यवस्थाएं भाई? जवाब दीजिए, क्या व्यवस्थाएं? ठीक है, वापस आ जाते हैं हरियाणा पे। डाइवर्ट नहीं करते। उत्तराखंड में चुनाव होने, सर हरियाणा संपन्न हो चुका, आप लोग हरियाणा भी वो आप अलग बात है। जीते। उत्तराखंड में आ जाते हैं, केदारनाथ पे आ जाते हैं। पेनोली जी, क्या लेकिन आपको नहीं लगता एक मिथक कांग्रेस ने तोड़ा मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव जीतकर? क्योंकि ऐसा कहा जाता था इस प्रदेश में जिसकी सत्ता उपचुनाव वही पार्टी जीतती है, लेकिन पिछले बार के उपचुनावों में 2 सीटों पर जो है कांग्रेस ने जीत हासिल की। क्या कहीं ना कहीं ये चैलेंज नहीं है आप लोगों के लिए, या आप इसे चैलेंज मानते ही नहीं है? चैलेंज है। देखिए, हम किसी भी हार को, ऐसा नहीं कि हम हार को हार नहीं मानते, हम हार को हार मानते हैं और हार से सबक लेते हैं, सबक लेके उसको करेक्टिव एक्शन लेते हैं। हमें कभी नहीं कह रहे हैं कि हम हारे नहीं, और जरूर हारे हैं, लेकिन अगर हम उसकी वजह करें तो मैंगलोर आज भी आप घमंड में चूर चूर है, आपका अहंकार वही बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, सुनने को बात सुन तो लीजिए, गिरिराज जी सुन लीजिए, शायद आपके भी फायदे की बात हो। कभी आपको सत्ता में आना तो सुनने की आदत डालिए। अपनी बात पूरी करने, फाइनल कमेंट भाजपा से सीखिए कि कैसे शांति से सुनते हैं। चाहे प्रेम पंचोली जी की बात हो, उन्होंने आप सुनिए पेनोली जी, दूर बैठे हो तो भाजपा अब सोने की तरफ है। ठीक है, ठीक है, हम लोग सबकी बात शांति से 23 तारीख को पता चलेगा सर। ठीक है, डालिए। आप लोगों की सुनने की स्थितियां, आदत किसकी डालिए। परिस्थितियां क्या है वो जनता तय कर देगी 23 तारीख को जब रिजल्ट घोषित होंगे। लेकिन फिलहाल के लिए पेनोली जी, चैलेंज है या नहीं है? बिल्कुल 100% चैलेंज है। हम कब कह रहे हैं कि चैलेंज है, और चैलेंज को हम पूरा एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसकी पूरी तैयारी है, और उसी तैयारी का रिजल्ट भी हमारे पॉजिटिव, हमारे फेवर में आएगा और बहुत अच्छे तरीके से आएगा। चलिए, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और प्रेम पंचोली जी आपसे शुरुआत करूंगी। फाइनल कमेंट। मैं तो ये कहता हूँ कि केदारनाथ विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर भीतरघात का बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है, क्योंकि 4 व्यक्ति ऐसे हैं दोनों पार्टियों से जोड़ करके, जो वहाँ पर जिसी दिन से ये शुरुआत हुई कि केदारनाथ के उपचुनाव होने, विधानसभा के उपचुनाव होने, वो लगे हुए हैं। अगर इन 4 में से टिकट नहीं मिलेगा तो ये भीतरघात की संभावना है। फिर
जिस व्यक्ति की जनता से जितनी पहुंच होगी वो व्यक्ति चुनाव जीत कर गया। हो सकता है वो किसी भी पार्टी का हो सकता है ना। एक तीसरा फैक्टर वहां पर छोटा मोटा काम कर सकता है कि रुद्रप्रयाग के ही केदारनाथ विधानसभा का मोहित डिमरी है, जिन्होंने पूरे राज्य में 2 बड़े सवाल उठाए हैं इस समय। वो नेतृत्व उसका कर रहा है मूल निवास और भू कानून का। वो कहीं ना कहीं फैक्टर उस चुनाव में वो प्रभावित करेगा कुछ क्षेत्रों को। इसलिए प्रभावित करेगा कि पिछले चुनाव में उसने मार भी खाई है। वो चीजें सब सामने पे आ गई, किसने मारा क्या क्या वो सब खुल करके आ गया सामने। उसके बाद यह है कि 2 सवाल जो राज्य की जरूरत है वो उसी विधानसभा का है और वो कुछ क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। तो उसका वो जो प्रभावित करेगा वो किसके फेवर में जाने वाला है वो भी एक बड़ा सवाल है। तो इस बार मुझे लगता है कि केदारनाथ विधानसभा में पहला फैक्टर भितरघात का सामने आ रहा है और जिस व्यक्ति की ज्यादा पहुंच जनता के साथ होगी, ये घोषणाएं और ये सब चीजें तो एक बात की बात है कि मंत्रालय नहीं मिला तो कोई जरूर नहीं, एक ही मुख्यमंत्री बना दो, क्या जरूरत है, मंत्रियों का खर्चा भी कम हो जाएगा। तो वो बात का सवाल है, लेकिन ये है कि ये फैक्टर वहाँ बहुत काम करने वाला है। ठीक है, गिल्डियाल जी शॉर्ट में फाइनल। देखिए, कांग्रेस जो है बहुत खुश हो रही है कि बद्रीनाथ और मंगलौर का चुनाव हमने जीत लिया। तो अब उत्तराखंड में अगर देखेंगे तो अगर एक पार्टी से जनता परेशान होती है तो वो दूसरी पार्टी को जिताती है, क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा विपक्ष का कार्य किया नहीं है इस राज्य के अंदर, क्योंकि जो राज्य के मूल मुद्दे थे उन पे तो कभी कांग्रेस ने आवाज ही नहीं उठाई। कांग्रेस भी तो चुनाव के टाइम पे ही आके बड़ी बड़ी बातें करती है। आज अगर हम सक्षम कहें कि धन बल में हो चाहे जनता के बल में हो, कांग्रेस भी एक बहुत अच्छी नेशनल पार्टी है। उसे जो जिस तरह से विपक्ष का जो उसे रोल निभाना चाहिए था वो भी इस राज्य के अंदर वो निभा नहीं पा रही है। तो अगर ये इस बात की गलतफहमी में है कि हम लोग शायद हमारे कार्य की वजह से हम लोगों को वोट इधर मिल जाएंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है और कहीं ना कहीं इनकी ये गलतफहमी भाजपा को जिता देती है। तो मैं जनता से भी ये कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि मुद्दों को देखिए और ये देखिए कि जिन 2 पार्टियों ने 24 वर्षों में जो हाल किया है उत्तराखंड का, मुझे लगता है कि उनको मौका नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। गिरिराज किशोर जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देवेदर्शनी जी, करण महाराज जी हमारे एसओसी प्रेसिडेंट, उनके नेतृत्व में जो केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है, हम लोग पूरे लीडरशिप के साथ, जो टॉप लीडरशिप जितनी भी हमारी है, सबके साथ एकजुट होकर हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे और निश्चित रूप से जो आज ठगने का आज तक जो प्रयास किया है भाजपा ने, अब वो जनता जो है वो जनमानस केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जो वास कर रही है वो झूठ को, छल को और छद्म को समझ चुकी है। वो घोषणाएं जितनी भी हैं ये सारे जुमलेबाजी हैं। ये जितना भी है इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कभी नहीं जाएगा और ये निश्चित है कि वहाँ का जो जनमानस है इस समय उसको मालूम है कि विपक्ष जो है पूरी तरह से एकजुट होके उस जनमानस के साथ खड़ा रहा। इस बीच में फ्लड के टाइम पे भी रहा और करण महाराज जी के नेतृत्व में लगातार अगर वो यात्रा भी चलाएगी, प्रतिष्ठा यात्रा, तो उस पॉकेट में जितने भी लोग वास कर रहे हैं उनके फेवर में उनको मिलना भी उस बीच में हुआ, उनका जनसैलाब भी उनके साथ जुड़ा। और एक बात मैं यूकेडी की जो हमारी कंक्लूड ही कर रहा हूँ, जो घिल्डियाल जी ने भी बोला है, निश्चित रूप से क्षेत्रीय दल का होना प्रदेश में बहुत जरूरी है। इंद्रमणि बडोनी जी इनके पुरोधा थे, उन्होंने जो सोच रखी थी जब इनको मौके मिले यूकेडी को, इसलिए पहले अपने कुनबे को आप देखें घिल्डियाल मैडम, आज जब इनको मौके मिले 2 और 3 विधायक जब इनके आए तो वाकई उन्होंने, सुनिएगा आपने अपॉर्चुनिटी, सुनिएगा नहीं, आपने जो अपॉर्चुनिटी नहीं उस समय अपॉर्चुनिटी की तरह हमने लिया नहीं ना, कभी भाजपा में चले गए, लड़ाई खाई आपके लोगों ने, आपके विधायकों ने। ठीक है, आप लोग यहाँ कांग्रेस को मलाई कटघरे में जो खड़ा कर सत्ता रहे में हैं, है वो मलाई नहीं खा रहे हैं, जो ऐसी 4 स्थिति लोग है। प्लीज आप मलाई शांत हो जाइए। मेरे पास फाइनल कमेंट वो मलाई खा रहे हैं। ठीक है, कैसी बातें कर रहे हैं गिरिराज आप? किशोर जी प्लीज, पेनुली जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लगी, सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं और जो विकास की योजना भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं और जिस ढंग से विकास करती है उस पे लगातार जो है कहीं ना कहीं से जनता उस पे विश्वास भी करती है, उसके हिसाब से चलती भी है, उसके हिसाब से वोट भी देती है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो कि एकजुट रहता है, सारे कार्यकर्ता एक लक्ष्य की तरफ चलते हैं, एक नेतृत्व के साथ खड़े होते हैं, कि हमारी जीत निश्चित होगी और आगे भी निश्चित रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। कभी कभी पहाड़ हिल जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि उसका मतलब पहाड़ का हिलना एक बार में एक चुनाव हार जाने का ही मतलब, 2 चुनाव हार जाने का मतलब नहीं कि हम कहीं बैकफुट पे।
बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की केदारनाथ उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 20 नवंबर को मतदान होना है, 23 को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। तमाम राजनीतिक दल अपने तरफ से दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन इसका असर जनता पर क्या पड़ेगा ये तो रिजल्ट ही बताएंगे। और किस मुद्दे पर इस बार जनता वोट करेगी, क्या क्षेत्र के मुद्दे हावी होंगे या फिर सहानुभूति वोट्स इस बार पड़ेंगे, या जो भी इस डिस्कशन में सामने आया है उस पर सब विचार करेंगे। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।